मानसी, हार्ट फेलियर बताओ। Okay, so I asked this question कि what is the difference between heart failure then? So heart attack और heart failure में एक ही difference होता है, heart fails to function, मतलब heart काम करना रुक जाता है। एंड हार्ट अटैक में जो आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज की वजह से वी हैव द हार्ट अटैक, क्योंकि जो ब्लड है वो अकॉर्डिंगली पंप नहीं हो पाता है। सो हम्म। जो हार्ट फेलियर है वो एक क्रॉनिक डिजीज है, एक लॉन्गर टाइम पीरियड में वो कंडीशंस डेवलप होती है। हार्ट अटैक सडनली हो सकता है। व्हाट डज द स्पेशल पैकेज मीन फॉर पीवीटीजी? पीवीटीजी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन। पीवीटीजी साइटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये किसके अंडर में आते हैं प्रवेश? इसके बारे में बताओ। RGCCI के बारे में, MHA MHA। MHA का। तो बताया जा रहा है कि इनका जो नंबर है वो इट में ऑलमोस्ट फेल 40% लास्ट इन लीस्ट एटलीस्ट 9 स्टेट्स इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी। बहुत ज़्यादा उनका कम हुआ है पॉपुलेशन। तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको हेल्पफुल करने के लिए ये स्कीम अनाउंस हुआ, 24,000 करोड़। उसके अंडर में एक्सपेंडिचर किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द उनका पक्का टॉयलेट, पक्का घर, कनेक्टिविटी ऑफ लो रोड्स, पाइप्ड वाटर, मल्टीपर्पज सेंटर, हॉस्टल, मोबाइल टावर, विलेजेस एक्सेट्रा। ये काम किया जाए। स्किल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग। वन धन विकास केंद्र, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है वैसे ही वन धन विकास केंद्र, उसमें ऐसा रहेगा कि आप इंटरेक्शन रहेगा लोकल पीपल और बाकी लोग से। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उनको स्किल एम्पावर करें उसके बारे में आपको दिया गया है। उनका गवर्नमेंट स्कीम्स में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किया जाएगा। तो इतने सारे एरियाज है, तो पीएम आवास में भी दिया जाएगा। चैलेंजेस क्या है? तो 22,000 पीवीटीजी विलेजेस है, लेकिन हर एक के लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि इनका अपना लोकल कल्चर, कस्टम, लैंग्वेज भी होता है। तो विलेजेस के लिए इंटरेक्शन करना लोकल ऑफिसर के लिए थोड़ा चैलेंजेबल होता है। तो आई थिंक मेरे अनुसार हर एक विलेज का एक लीड देना चाहिए, और वो लीड ही संभालेंगे उनका जो डेटा होता है या फिर उनका क्या क्या गवर्नेंस है वो पूरा उसी को संभालेंगे। तो विज्ञान केंद्र को जोड़ सकते हैं, वन धन विकास केंद्र, ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर जोड़ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पीवीटीजी इन एवरी विलेजेस। तो बेसलाइन सर्वे होना चाहिए कैंपेन के लिए, पॉपुलेशन डेटा सबमिटेड। और अभी यह पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 28 लाख। सेपरेटली 1957 से अलग पॉपुलेशन नहीं हुआ अभी तक में सेंसस। तो सेंसस होना बहुत जरूरी है, तभी जाके पता लग सकता है स्टेटस ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग। तो पीवीटीजी तो सब स्टेट्स में नहीं मिलते हैं, ये बस याद रखना है इंडिया में। तो 75 सच कम्युनिटी इन 18 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इन ऑल द स्टेट पूछेगा तो गलत है। 18 रिमोटेस्ट है, प्रिमिटिव है, प्री एग्रेरियन, ये डिस्क्रिप्शन है पीवीटीजी का। टेक्नोलॉजी कम यूज करते हैं, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, लिटरेसी है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, और स्टैग्नेशन, पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है, स्टैग्नेशन। ये पीवीटीजी। तो ट्राइबल पॉपुलेशन अलग है, ट्राइबल के अंदर में ज्यादा से ज्यादा वर्नेबल, ज्यादा स्टैग्नेशन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, उसमें एक सब पार्ट है पीवीटीजी ट्राइबल पीपल के। हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी कहाँ होते हैं? तो उड़ीसा में, फिर उसका आंध्र प्रदेश। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा फैक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, साइक्लोन फॉर्मेशन इन बे ऑफ बंगाल और कोरोमंडल कोस्ट, साइक्लोन मिचोंग। तो सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म क्या होता है मानसी? एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, लाइक उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी उसमें। अब वील हैव टू लुक इनटू कि क्या विंड स्पीड होगी, कितना उसकी डिस्ट्रक्शन हाँ वही। डिस्ट्रक्शन कैपेसिटी हो सकती है। और एक वर्ड होता है तो प्रवेश, वो बताना, बॉम्ब साइक्लोन, वो क्या होता है? एक टर्म भी हम बोलते हैं बॉम्बोजेनेसिस। हम्म,
यहाँ एक और वर्ड लिखा हुआ है, साइक्लोन मिचोंग ओन इंटेंसिफिकेशन आल्सो असिस्टेड बाय मैडन जूलियन ऑसिलेशन, एमजेओ। ये क्या है मानसी? Karuna can tell this. MJO. If तो she okay, she's not here. एमजेओ मीडियन जूलियन, ये एक सेकंड मैं कंफर्म कर रहा हूँ, याद था। ऑसिलेशन, तो वी विल डिस्कस इसको थोड़ा डिटेल में बाद में। आर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन ऑन राइस, एनसीआरबी बताते हैं कि क्राइम रेट फॉलन है, लेकिन ऐसे भी तो केसेस है कि अंडर रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम है, या मेजोरिटी ऑफ द क्राइम है विमेन वे फ्रॉम क्रूएटेड बाय हस्बैंड रिलेटिव्स, ज़्यादा से ज़्यादा, फिर किडनैपिंग, अबडक्शन, असॉल्ट और रेप 7.1%। तो ये केसेस है। तो 4.45 लाख, ये एक डेटा होगा विद रिस्पेक्ट टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो ये तभी हो सकता है जब चार्जशीट फाइल होता है, एफआईआर फाइल होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में एफआईआर फाइल ही नहीं होता है, तो पता लग नहीं सकता है कितना क्राइम है। तो व्हाट आर द की लॉज फॉर द वीमेन सेफ्टी? तो इसमें एक इम्पोर्टेंट ऐसा एरिया है, इसको एक बार लेना पड़ेगा, कि मॉरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, टॉरी प्रिवेंशन एक्ट, कमीशन ऑफ सती, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, फिर पॉश 2013, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट। ये क्या है मानसी? Indecent representation of women. यहाँ पे बेसिकली जो मॉव्ड पिक्चर्स होती हैं या पोर्नोग्राफिक कंटेंट में, although that is not reality, but वो वैसे डिपिक्ट किया जाता है. So indecent representation of women prohibition, या even through words, आप how you are वुमेन के बारे में व्हाट यू आर एक्चुअली स्पीकिंग, क्या आप प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो, कैसे एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हो. सो इट इज रिगार्डिंग दोज काइंड्स ऑफ क्राइम्स. हम्म, ठीक है। तो इसमें बस एक पॉइंट है, पुलिसिंग में प्रॉब्लम है, इस इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वुमेन पुलिस पर्सनल है वहाँ पर, लेकिन 11.7% ही टोटल पुलिस फोर्स का। फास्ट ट्रैक कोर्ट के कारण भी स्लो है, फिर स्लो चार्ज सिटिंग होता है, स्लो कन्विक्शन होता है। तो ये सब की वर्ड विच कैन बी हाईलाइटेड। ग्रैंड विजर ऑफ कॉप 28 उनके सुल्तान अहमद अल ज़ुबैर, ये प्रेसिडेंट है कॉप 28 के। ये लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बात कर रहे थे, $400 मिलियन कमिट किया गया। अभी तक में 750, तो 400 था, 750 हो चुका है। तभी बहुत कम है एज कम्पेयर टू के $100 बिलियन। तो गोल है कि मेन कंट्रीज का नेट जीरो बनना 2050 तक, बाकी जब डेवलपिंग कंट्रीज है उसको बाद में नेट जीरो बनना। जीरो कार्बन सिटी का बात हुआ इसमें, तो कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं? तो जीरो कार्बन हुआ कि कार्बन जीरो, मतलब जीरो तो कार्बन नहीं हो सकता, नेट जीरो कार्बन हो सकता है, कि जितना आप रिलीज करो, जितना कैप्चर करो, उसका जीरो होना चाहिए ओवरऑल। तो यूएनएफसी ऑल्सो क्लासिफाइज कंट्री इनटू एनेक्स एंड नॉन एनेक्स। एनेक्स और नॉन डिफरेंसेस है कि बल्क ऑफ डेवलपिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्री, वो है एनेक्स कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू फाइनेंस द क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट इन नॉन एनेक्स कंट्री। डेवलप कंट्रीज होते हैं मोस्टली एनेक्स कंट्री में, उनका कर्तव्य है कि वो क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट करे इन द नॉन एनेक्स कंट्री। नॉन एनेक्स में डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं लॉन्ग टर्म में। जो प्रॉमिस था बाय द डेवलप कंट्रीज वो फुलफिल नहीं हो चुका। तो यूएनएफसीसीसी के अलावा और भी है, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सीबीडी एंड यूएनसीसीडी, डेस्टिफिकेशन के हिसाब से। तो 3 एरिया हो गया, 1982 में हुआ था। प्रेरणा ने बोला सुपर साइक्लोन स्टॉर्म इज द हाईएस्ट कैटेगरी यूज्ड बाय द इंडियन आईएमडी टू क्लासिफाई ट्रॉपिकल साइक्लोन विद इन द नॉर्थ इंडियन ओशन ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिन। ठीक है, उसी का पार्ट है जो बहुत ज्यादा भयंकर है, वही रेस ऑफ चैटबॉट। तभी चैट जीपीटी और जेमिनी, जेमिनी और गूगल, चैट जीपीटी ओपन है, दोनों के बीच में रेस है।
तो मल्टीपल फैक्टर टू रीडिफाइन द सेमीकंडक्टर लैंडस्केप। तो ट्रांजिस्टर का, तो चिप इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मानसी, ये चिप इंडस्ट्री में? सबसे पहले तो उसका जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, एक वो सबसे बड़ा चैलेंज है। देन उसको डिजाइन करने के अराउंड भी जो रॉ मटेरियल्स चाहिए या जो टेक्निकल नो हाउ हमें पता होना चाहिए, वो एक चैलेंज है। मतलब हमको एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज का। सो दैट इज वाई वो एक कंपीटिंग चैलेंज हो जाता है कंपेयर विद द कंट्रीज लाइक ताइवान की अगर आप बात करो, दे ऑलरेडी नो। तो इसलिए दिस इज द मेन प्रॉब्लम, प्लस दिस इज गोइंग टू बी कॉस्ट इंटेंसिव ऑल्सो। करंट अगर ग्लोबल इकोनॉमिक टाइम्स की आप बात करो, सो वी आर सीइंग स्लो डाउन। सो इतने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट क्या आना, प्लस कौन सी लोकेशंस एप्ट रहेंगी, तो वो चैलेंज है। इसमें सबसे अच्छा जो एग्जांपल है कि मैं बताया कि चिप इंडस्ट्री में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है। इंडिया में स्पेसिफिक आपने बताया, इंडिया स्पेसिफिक वो सही है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि जो चिप है उसके अंदर में वेफरिंग होता है, सिलिकॉन चिप के ऊपर में लेयर्स बैठता है। और पहले ट्रांजिस्टर बड़ा था, और ट्रांजिस्टर देखते होंगे पहले फोटोज में कि 2 MB रैम का साइज एक बिल्डिंग इतना बड़ा था, मतलब एक रूम इतना बड़ा। अब 2 MB तो कुछ वैल्यू नहीं है, अब तो 2 GB भी हाथ में आ सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर है वो बनता है सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर को आप बहुत माइक्रो लेवल पर आप बनाते हो, वेफरिंग करते हो। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ट्रांजिस्टर है उसका अप्रोचिंग, जो डिफरेंसेस है दोनों का, स्पेस है दो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, वो इतना छोटा हो जा रहा है धीरे धीरे। इतना आप ठूस दे रहे हो, इतना छोटा बनाते रह रहे हो, क्यों? दे आर अप्रोचिंग द साइज ऑफ द फ्यू एटम्स। तो ये लिमिटेशन हो गया कि आप एटम के ऊपर थोड़ी जा सकते हो छोटा में। तो एक चांसेस इसका हो गया इशू। दूसरा कि आपका जो रॉ मटेरियल है, ये चैलेंजेस है, कोई कोई कंट्री के पास है, कोई कोई कंट्री के पास नहीं है, तो सिर्फ सफिशिएंसी के चैलेंजेस है। दूसरा है कि जो इवोल्यूशन ऑफ द जनरेटिव एआई, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और स्पेस एक्सप्लोरेशन और न्यू एज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें भी चांसेस बढ़ेगा, तो सप्लाई डिमांड का चैलेंज है इसमें, चिपिंग इंडस्ट्री के लिए। और वर्ल्ड में सिर्फ कुछ ही कंट्रीज के पास है जो कैपेबिलिटी, जैसे आपने कहा। यूएस के पास IPR है मैक्सिमम, चाइना के पास है, लेकिन जो प्रिसीजन टेक्नोलॉजी है वो ताइवान और कुछ कंट्री के पास है। तो एक चैलेंज है। देखो बोल रहे कि क्लाउड जैन AWS, इसके लिए अमेजन वेब सर्विस इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा बात करते हैं गूगल, एप्पल, मेटा, अमेजन को भी उसमें रखते हैं। अमेजन सिर्फ और सिर्फ ये काम नहीं करता है, वो बेचता है ऑनलाइन। तो फ्लिपकार्ट भी बन सकता था वर्ल्ड में सबसे बड़ा बड़ा, लेकिन फ्लिपकार्ट नहीं आता उसमें। वॉलमार्ट हो सकता था, वॉलमार्ट को कभी हम लोग लेते नहीं है, वॉलमार्ट तो सबसे बड़ा कंपनी है। लेकिन अमेजन को लेता है, अमेजन वेब सर्विस प्रोवाइड करता है। तो दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन इंडिया, हैदराबाद मुंबई में दो अभी इंडिया में डेटा सेंटर है। इट हैज कमिटेड टू इन्वेस्ट 12.7 बिलियन इन कंट्री बाई 2030। तो ये इंपॉर्टेंट। तो एनवीडिया है क्या, एनवीडिया जो आप गेम खेलते हो, जो भी गेम्स, GT हो गया या फिर और भी गेम्स होता है, इसमें एनवीडिया यूज होता है। एनवीडिया बनाता है, चिप्स बनाता है फॉर द हायर ग्राफिक्स रेजोल्यूशन, मूवीज में काम आता है, आपका VFX डिजाइन में काम आता है, आर्ट, फिर 3D मॉडलिंग में, और फिर गेम्स में। तो भी कंपनी इन्वेस्ट करेंगी इंडिया में। रैट होल माइनिंग ऐसा होता है, वेस्ट खान से अंदर घुस करके स्लोली आप रैट होल करते हो। व्यू फ्रॉम इनसाइड द रैट होल माइनिंग, मेघालय। ये रैट होल माइनिंग, चूहा है। वेस्ट जैंतिया हिल, मेघालय। क्रम्बलिंग हिल, दे आर द बोल रहा है कि नेचर हैज बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ द ग्रिड फॉर द रिसोर्सेस। लॉस ऑफ फॉरेस्ट, लूजनिंग ऑफ द सॉइल, इलीगली माइंड कोल, लाइमस्टोन। तो सिर्फ कोल के लिए नहीं होता, लाइमस्टोन के लिए, सबके लिए हो सकता है रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग हैव डिस्ट्रॉयड द हिल्स ऑफ द वेस्ट जैंतिया। ओपन क्वेरिंग होता है, साइड माइनिंग होता है।
तो एनजीटी ने बोला था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला था कि आप उसको बैन करिए। तो लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर के कारण पॉल्यूशन ऑफ वाटर, रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी, इरोजन ऑफ सॉइल, ये सब होता है। Now coming to Indian Express newspaper, US vetoes UNSC draft for Gaza truce, did not condemn Hamas. प्रवेश, ये क्या दिखाता है, मतलब व्हाट दिस शोज विद रिगार्डिंग टू यूएनएससी? मानसी? This is clearly reflecting कि USA does not want to restore the peaceful situation right now, because उसमें जो current war चल रहा है उसमें USA को फायदा हो रहा है in terms of जो arms and ammunitions it is selling, and USA clearly supports Israel. So it did not condemn even Hamas also. So वो भी कहीं ना कहीं it is reflecting कि USA एक proxy तरीके से it might be even helping Hamas also. दिस showcases that there is need for multilateral institution, यूएनएससी में भी और बाकी सब में भी, ताकि जो वॉर है वो एक तरह से ओवरऑल कंसेंसस होना चाहिए वर्ल्ड में कि इसको कंडेम करे और एक तरह से चले। ऐसा होता नहीं है। जो वीटो पावर जो दिया जाता है 5 कंट्रीज को, इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ किया जाता है फॉर प्रमोटिंग देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट रादर देन वर्ल्ड इंटरेस्ट। तो एक दिखाता। Right. Then second article is talking about the Europe reaches deal on AI rules. तो फर्स्ट वर्ल्ड का जो फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूल्स, हमेशा बात करते हैं कि एआई को इंटीग्रेट करना चाहिए मिलिट्री डॉक्ट्रिन में, अपना डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में। तो उसके के लिए रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नॉट ओनली एआई, ह्यूमन इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एआई। तब जाकर वो एथिकल एआई बन सकता है लॉन्ग टर्म में। तो बात हो रहा था, लेकिन ईयू पहला, यूरोपियन यूनियन पहला नेगोशिएट किया है इसके ऊपर में कि कैसे उसको डील करें। तो ये भी इसका वर्ड आएगा, जैसे जीडीपीआर है वैसे इसका कुछ वर्ड आएगा, तो उसको ले लें। नवाज शरीफ मानसी कौन है? So he was a former Prime Minister of Pakistan, and he was ousted in 1999 for opposing the Kargil plan as well. So ये इस context में भी current news है, and मतलब पाकिस्तान में हमेशा ये रहता है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उससे पहले ही कोई ऐसा लाइक केस स्टार्ट कर दिया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग का, या ऐसे लाइक फंसा दिया जाता है. सो नाउ अगेन ही इज बैक इन पाकिस्तान, एंड might be possible कि he might be contesting again also for the elections. हाँ, उनका पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, PMLN। तो वो 1990 में आउस्ट हुआ था। तो उसके बाद फिर लड़े थे इलेक्शन, बेनजीर भुट्टो फिर हुए 2007 में, उनका असैसिनेशन हुआ। उसके बाद फिर ये भी आए थे और ये रहे थे 2018 के पहले तक। इमरान खान उसके बाद से आए थे, वो हेड थे So he was पाकिस्तान तारीख इंसाफ। तो 1990 के बाद भी 1990 वो बने थे प्राइम मिनिस्टर। 1993 2015 में भी he was ousted. I should be told why I बिकॉज was ousted. 1993, 2014, 1999 और around 2018 में. यस, क्योंकि 2014 Yes. में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शपथ लिया था तो उस समय भी उनको बुलाया गया था 14 में। नेवी प्लान्स टू गेट अंडर सी चैरियट मेड इन इंडिया, स्पेशल ऑपरेशन। तो तो अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अभी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर उनके भाई बनाए गए, नाम याद नहीं। शहबाज नहीं नहीं, शहबाज वो नहीं है, शरीफ. वो हो चुके हैं, हट गए। एक नया फिर बनना है। अभी पाकिस्तान में अभी एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, अव्वर उल हक कक्कड़। हम्म। तो अभी इलेक्शन होना है और उसके बाद ही प्रॉपर प्राइम मिनिस्टरशिप हम्म। देखने को मिलेगी। यस। और नेवी, अब इसमें बात करते हैं नेवी का इंडिजनाइजेशन कैसे हो। और हर एक चीज़ में से ट्राइडेंट हो गया, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से लेकर के एयरक्राफ्ट, फिर आप एम्फीबियस वॉरशिप का बात करते हो, फिर P-75 जो मिशन है विद रिस्पेक्ट टू द इंडिजनाइजेशन ऑफ द सबमरीन, उसमें बात करते हो। तो वैसे ही मार्कोस
मरीन कमांडर, उनका भी एक प्रोविजन है कि उनको भी आप कैसे इंटरनाइज करो, वेपन्स को कैसे इंटरनाइज करो, और ताकि ओवरऑल ऑपरेशन रेंज है वो बढ़े मार्कोस का। अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सैंक्टम सैंक्टोरम ऑफ राम टेम्पल। तो सैंक्टम सैंक्टोरम होता है गर्भगृह, राम टेम्पल, जहाँ पर गर्भ गृह, जहाँ पर आइडल रहते हैं, उनको बोलते हैं मेन डीटी, हाँ मेन मेन डीटी। डीटी जो। तो अभिषेक, जो नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल है और जो द्रविडन स्टाइल ऑफ टेम्पल है, उन दोनों के गर्भगृह में कोई डिफरेंस है? गर्भगृह के अंदर में डिफरेंसेस, हाँ बताओ। जो मैं जो देखा हूँ उसका बता सकता हूँ, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि जो नगरा स्टाइल, जो द्राविड़ स्टाइल है, उनके अंदर में भी स्मॉल इमेजेस रहते हैं विथ डिफरेंट डीटीज, लेकिन मेन लार्जर डीटीज होते हैं। लेकिन जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल होते हैं उसमें थोड़ा टोन डाउन किया जाता है, मेन डीटी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो बताओ आप। नहीं, नगरा स्टाइल और के अंदर जो गर्भगृह होता है, उस गर्भगृह के जो आपने साउथ के लिए बोला वो नॉर्थ में होता है, तो नगरा स्टाइल के अंदर जो गर्भगृह है, वहां पर जो चारों दीवार है, उनमें कॉलम्स होते हैं, वन वन कॉलम, टू कॉलम, फाइव कॉलम्स, जिनके अंदर जो स्मॉल डाइटीज हैं उनको प्लेस किया जाता है। और जो द्रविडन है उसके अंदर सिर्फ गर्भगृह के अंदर मेन डाइटी होता है और कुछ नहीं होता है। द्रविड़ ने बोला, ठीक है। ये ले और मानसी। आई थिंक द्रविड़ स्टाइल में भी जो मेन गर्भगृह है उसके बाहर रक्षक जो उनको बोलते हैं द्वारपाल के स्टैचूज भी आई थिंक सिर्फ द्रविड़ स्टाइल में ही मिलते हैं। यस। और हाँ, वो नगरा यक्षा स्टाइल में, यक्षी हाँ, यक्षाक्षिणी मिलेगा, वो नॉर्थ में मिलेगा, क्योंकि यक्षाक्षिणी इज नॉट ओनली रिलेटेड वो टू बाहर साउथ। होगा ना, वो बाहर है, वो मतलब बाहर गर्भगृह होंगे, के और बाहर। मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, तो वहाँ ही मिलेगा नागास, यक्षाक्षिणी, और फिर यमुना गंगा गॉडेस, उनका भी स्कल्पचर्स रहेगा। ये एक बार ले लो। हाँ जी। Okay, so at this biennial discover many faces of India's art and architecture की हम बात करें, so first ever Indian art architecture design by Ideal रेड फोर्ट में किया गया है। so यहाँ पे हम बात करें important चीजें क्या प्रमोट की गई as far as Indian art is concerned. So it is basically it acknowledges the invisible edges between reality and fiction, memory and design, and past and the present. मतलब कहीं ना कहीं जो आर्ट पहले के टाइम में जो बनाई गई चीजें वो आज के टाइम में भी रेलेवेंट है। एंड ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे एग्जांपल्स हैं मल्टीफेसेटेड ऑर्डर ऑफ आर्किटेक्चर डिजाइन लाइक प्रवेश ऑन द डोर्स एंड द गेट्स, बाग ए बाहर लाइक गार्डन्स में हैं। सो यहाँ एग्जांपल्स हैं। एंड आइकॉनिक बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो कैन टॉक अबाउट, यहाँ स्पेसिफिकली एक पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, नेम इज डायना केलॉग आर्किटेक्ट्स। मतलब तो इंडियन इसके आर्ट एंड अलावा आर्किटेक्चर हर जगह है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुगल आर्किटेक्चर हो गए या फिर राजपूत बिल्डिंग हो गए, उनको प्रमोट करने के लिए उनका क्या रिलेवेंस है आज के हिसाब से, और मेमोरी कैसा रहा है लॉन्ग टर्म में, और लॉन्ग टर्म में क्या विजन है, उसको दिखाने के लिए किया जा रहा है। तो अलग अलग आर्किटेक्चर का दिया हुआ है यहाँ पर। हाँ, उसका परफेक्ट एग्जांपल हम बोल सकते हैं जो हमारी न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है उसमें कितना ज्यादा फोकस किया गया है कि वॉल्स पे भी जो स्कल्पचर्स बनाए गए हैं किन चीजों को डिपिक्ट करने की बात कर रहे हैं। यस। गुड सैनिटेरियन, तो इसका इंडिया में कुछ पॉलिसी है प्रवेश? नहीं, पॉलिसी नहीं है। गुड समराइटन के ऊपर पहले ही होता था कि अ, जो जब तक एफआईआर दर्ज हो रही है तो बेसिकली पुलिस इनको हरास करती थी। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक रिकमेंडेशन थी कि जो गुड समराइटन है, वो अगर ऐसा कोई भी इमरजेंसी काम होते देखते हैं तो बेसिकली उनको पुलिस जो है वो तंग नहीं करेगी, और बस उनका काम जो है उनको नोटिस में ले लिया जाएगा कि इस इंसान ने ये काम किया है। तो ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। प्लीज लुक इनटू डिफरेंट स्टेट्स। आई बिलीव गुड समैरिटन लॉ है। अगर हम कहें कि बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड ऐसा तो नहीं है, बट गुड समैरिटन, देर हैव बीन सर्टेन काइंड ऑफ
पॉइंटर्स एंड इंडिकेटर्स। तो हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि गुड समैरिटन लॉ नहीं। अगर आप देखेंगे, इफ यू जस्ट ट्राई टू फाइंड, then you will find that certain initiatives have been taken by the state governments. ओके, तो काला आजार। तो सीआरपीसी का सेक्शन 134 क्लोज ए है जो गुड समराइटन को डिफाइन करता है, फिर और ये कहता है कि ड्यूरिंग द चार्जेस ऑफ ऑफेंसेस गुड समराइटन विल बी गिवन प्रोटेक्शन। Okay, Achal, you can look up the Good Samaritan law in the states and post on the group. Now moving to the next article, Kala Azar. तो काला अज़हर इज ए पैरासाइटिक इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाइज। तो सैंड फ्लाइज एक टाइप ऑफ मॉस्किटो है, एनोफिलीज एडिस एजिप्टी। तो ऐसे सैंड फ्लाइज है, तो इसे कॉज बाय दिस। काला अज़हर आल्सो पार्ट ऑफ द एनटीडी, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। नेग्लेक्टेड क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस पर ज़्यादा फोकस किया नहीं जाता है, इसलिए ट्रॉपिकल रीजन में। तो मलेरिया है, काला अज़हर एक्सेट्रा। तो उससे क्या होता है कि फीवर वेट लॉस, स्प्लीन, लिवर इनलार्जमेंट, और इट कैन बी फेटल। 95% केसेस, 95% केसेस फेटल। तो इंडिया इज ऑन अ ब्रिंक, इसको खत्म कर रहे हैं, लाइक स्मॉल पॉक्स, पोलियो एंड गिनी वो। और इट इज़ ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। कैसे किया जा रहा है? तो इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट देयर इज इफेक्टिव इंडोर रेसिडुअल स्प्रे, क्योंकि इट इज ट्रांसमिटेड बाय द वेक्टर बोर्न डिजीज है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय द सैंड फ्लाइज, तो स्प्रे करना जरूरी है। उसके बाद फिर टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग एंड स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। देन सेकंड इज टू रिड्यूस द कच्चा वॉल, तो रिड्यूस ब्रीडिंग। कच्चा वॉल में क्या होता है कि मॉइस्चर के कारण वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, लेकिन आप पक्का वॉल, फॉर एग्जाम्पल कॉन्क्रीटाइजेशन और बिल्डिंग करोगे तो ऐसा नहीं होगा। प्लास्टरिंग करोगे तो सॉइल डज नॉट कम ऑफ इजिली और इंश्योर ब्रीडिंग डज नॉट हैपन। आशा वर्कर को आप भेजोगे हर जगह, डायरेक्टली पीपल टू पीपल कनेक्शन होगा, वो कन्विंस करेंगे लोगों कि आप ड्रग्स लीजिए या वैक्सीनेशन लीजिए। तो इसका वैक्सीनेशन है प्रवेश, यू कैन जस्ट सर्च काला अजहर का। तो इसमें लिखा हुआ कि 1 इंट्रावेनस डोज ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग एम्फोटेरिसिन बी इज इफेक्टिव। तो क्योर है काला अजहर का, मेडिसिन भी है, वैक्सीनेशन वी हैव टू लुक इनटू इट। और मैक्सिमम स्टेट्स में कहाँ होता है? तो इट इज रिपोर्टेड इन फ्रॉम 4 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो करंटली देयर इज नो वैक्सीन। इट इज ओनली क्योर, क्योर हो सकता है सर, ठीक है। अब इसमें एक और एक कारण है कि यहाँ पर क्यों है, तो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सैनिटेशन इशू के कारण भी ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्किटोज होता है, तो उस पर भी काम करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान हो गया पाकिस्तान में, तो भी कम कर सकते हैं। तो ओवर द ईयर्स कम होते जा रहा है, 3200 था, अभी 530 है, और धीरे धीरे उसको भी हटा दें। FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, US and India and UK is negotiating on this one. Important एरिया प्रवेश, जो कंसर्न है, ऐसे हमने कल डिस्कस किया था, परसों डिस्कस किया था विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड USA, क्या कंसर्न है और क्या जहाँ पर कोलैबोरेशन है। तो ऐसे ही इंडिया UK के बीच में कंसर्न एंड कोलैबोरेशन। प्रवेश, मुझे आप बता दो। इंडिया UK के बीच में क्या है? अब सोचो एक बार डायरेक्टली, तो UK डेवलप कंट्रीज है, इंडिया डेवलपिंग है। तो हम हमेशा डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज में, अगर आपको नहीं पता है तो आप सोच सकते हो, टैरिफ से रिलेटेड कंसर्न होगा। चीपर गुड्स इंडिया प्रोवाइड करता है, तो लेबर राइट्स, ह्यूमन राइट्स, या फिर फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ये हमेशा डेवलप कंट्री का कंसर्न होगा। डेवलप कंट्री से माइग्रेशन का इशू रहेगा हमेशा, तो वहाँ पर वीज़ा का प्रोग्राम में कंसर्न रहेगा। दूसरा कि उनका जो रोल है विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मेटिव पावर, कि वो स्टैंडर्ड सेट करता है हर एक चीज़ का, चाहे वो क्लाइमेट फाइनेंस कर रहे हैं, कार्बन का क्रेडिट कर रहे हैं, चाहे वो इंडिकेटर है लॉन्ग टर्म में, जो हम लोग बात करते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन हमेशा फर्स्ट आते हैं, तो वैसे ही उनको भी कंसर्न रहता है। तो FTA में साइन होगा कि कैसा अपना जो ट्रेड होगा उसमें आपका नेगोशिएशन होगा कि हर एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया पर डील करेंगे। क्योंकि इंडिया का कंसर्न क्या रहेगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में
जो डेवलप कंट्री से प्रोडक्ट नहीं है सस्ते दाम में और अपने किसान को घाटा नहीं, वैसे ही अपने लेबर्स का इशू रहेगा। इंडिया बात करेगा मैक्सिमम कि हम यहाँ से कैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं माइंड्स वहाँ पर, वहाँ सीख करके इंडिया में है, तो स्टूडेंट वीज़ा का बात होगा इंडिया के साथ। दूसरा, ये तो मेजर इसका कंसर्न का हो गया। दूसरा कोलैबोरेशन, डेवलप कंट्रीज यूके इंडिया, डेमोक्रेसी, नेटो, फिर वेस्टर्न वर्ल्ड, फिर उसके बाद फिर इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन में होगा दोनों का नेगोशिएशन, फिर न्यूक्लियर सबमरीन, डिफेंस, फिर एयरक्राफ्ट इंजन, इस सब पर आपस में होगा सब। फिर कॉमनवेल्थ में होगा कंसर्न की कोलैबोरेशन कि कैसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज को लेके आगे चले, तो ये सब कंसर्न एंड कोलैबोरेशन। माघ मेला, माघ मेला है क्या वैसे? काइंडली सर्च। ये प्रवेश। ट्रेडिशनल नेम है हम्म, इन महीनों का, जो अ, यहाँ पे इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल मंथ्स के नेम्स हैं उनमें बोला जाता है माघ दिसंबर महीने को। तो इसमें यहाँ पे प्रयागराज में मेला लगता है, उसको बोलते हैं माघ मेला। ठीक है। दिसंबर महीना माघ, आर यू श्योर? इट्स जनवरी सर फरवरी। जनवरी दिसंबर को मार्ग शीर्ष बोलते हैं इसको। तो इसमें ये बताओ प्रवेश कि स्टेडी रशिया इंडिया टाइस किसके ऊपर है? तो बेड रॉक क्या है स्टेडी इंडिया रशिया टाइस का? कौशिक आप दोबारा पूछोगे? तो लिखा हुआ ना मोदी मेन गारंटी, तो मोदी मेन गारंटी हटा देते, तो स्टेडी इंडिया रशिया टाइस किसके ऊपर खड़ा है ओवरऑल? रशिया इंडिया टाइस तो बात कर ही दोगा, लेकिन स्टेडी लगातार पिछले 70 साल से स्टेडी है, वो किसके ऊपर? बेडरॉक क्या है इसके रिलेशनशिप का इंडिया रशिया के बीच में? डिफेंस पार्टनरशिप। डिफेंस पार्टनरशिप अकेला नहीं है, वो तो बोल सकते हैं कि इंडिया वाज वेरी डिपेंडेंट, क्योंकि साइन किया था इंडिया 1971 में पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी इंदिरा गांधी के समय में सोवियत यूनियन के साथ, वो अलग है। लेकिन स्टेडी क्यों है? दो रीजन कारण, कि जो यूएस और चाइना है वो हमेशा बात कर रहे हैं बाईपोलर वर्ल्ड का, लेकिन रशिया और यूएस, इंडिया कभी नहीं चाहा है कि इंडिया यूएस के नीचे रहे और रशिया चाइना के नीचे रहे। तो ये रशिया इंडिया ऑलवेज ट्राई टू टॉक अबाउट द मल्टीपोलर वर्ल्ड, इसलिए स्टेडी। दूसरा, इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप इन द यूएन, वीटो में, रशिया हमेशा सपोर्ट किया इंडिया का वीटो, वीटो पावर, एज अ वीटो पावर। एक वीटो होना जरूरी है इंडिया का, क्योंकि अंत आप आंख बंद करके वीटो पावर आप वीटो यूज कर सके, तो रशिया हमेशा किया इंडिया के साथ। इंडिया जब बना था न्यूक्लियर तब भी रशिया ने सपोर्ट किया था। तो ओवरऑल जो इंडिया रशिया का रहा है, इट इज अगेंस्ट द वेस्टर्न हेजेमनी भी, और एक लॉन्ग टर्म इंडिया और रशिया का रहा है लॉन्ग टर्म प्लान कि रशिया जो है एनर्जी रिच रीजन है, एनर्जी रिच है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, प्लेटिनम, गोल्ड, डायमंड, यूरेनियम, सब चीज़ के पास ज़्यादा है। और अब लॉन्ग टर्म में जब पोलर आइस मेल्ट होगा, वहां से भी एक नया ट्रेड रूट खुलेगा। तो इंडिया रशिया देखता है कि हम लोग, इंडिया चाहता है कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो पूरा ऑयल मार्केट में, तो वो भी एक एरिया, तो एनर्जी, तो कौशिक यहाँ पे डिफेंस इंडिया और को, विट। हाँ, इंडिया को तो काफी बेनिफिट्स है बिकॉज ऑफ दिस स्टडी टाइज। रशिया को क्या मेजर बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम रशिया, जो आपने हाँ, रशिया तो की जो रशिया को वेस्ट 3 बेनिफिट है। यूज। पहली बात है, इंडिया और डिपेंडेंट होने से रशिया चाइना के अंदर नहीं जाना चाहता है। कोई भी कंट्री अपना एक एक डिग्निटी होता है। रशिया ऑलरेडी एक पावरफुल कंट्री था 17 16 सेंचुरी में भी, जार के समय में, और इस अभी सोवियत यूनियन समय में। तो जब सोवियत यूनियन टूटा उसके बाद भी चाहता नहीं हो कि मैं छोटा हूँ, तो वो इंडिया के साथ रह करके, उसका डेमोक्रेसी है, इंडिया के पास मार्केट है बड़ा सा, तो उसको पता है कि जो वेस्टर्न सैंक्शन है, स्विफ्ट का सैंक्शन उनके ऊपर लगेगा, तो कौन सा ऐसा कंट्री है जो चाइना ऐसा भी नहीं है और ना यूएस जैसा है जो वेस्टर्न, पूरे वेस्टर्न है, तो इंडिया बसता है, तो इससे फायदा उसका है। दूसरा, इंडिया रशियन का जो टाइज है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत हाई है। तीसरा, रशिया को चाहिए कि अपना एक सस्टेन लॉन्ग टर्म एक विजन है एनर्जी देने का, ताकि सब जगह सैंक्शन लग जाए, तभी एक ऐसा कंट्री रहे जो एनर्जी दे सके। रशिया इंडिया उसमें है। चौथा हो गया कि जो इंडिया का एक जो डेमोक्रेसी है, वो एक तरह से इनेबलर है रशिया का जो पॉलिटिक्स वर्ल्ड में, कि वो रशिया को लेजिटिमेसी मिलता है वर्ल्ड पावर में कि इंडिया के साथ दोस्ती बनाने से, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्योंकि बाकी लोग तो बोलते हैं ना रशिया को डिक्टेटर, इंडिया कभी नहीं बोलता, तो ये फायदा होता है रशिया को।
और Okay. इंडिया का रशिया का तो वेपन से ही। तो रिजेक्ट फॉसिल फ्यूल फेज आउट लीड ओपेक लेटर। तो फॉसिल फ्यूल फेज आउट बात की है, इंडिया हमेशा बात करता है फेज डाउन अप टिल 2070। फेज आउट बात करता है जो बिग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज उन लोग बात करते हैं 2050 तक। इंडिया में जिराफ मिलता है प्रवेश, नेचुरली फाउंड? जिराफ इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया और नॉट? मानसी? Yes, we have it. Naturally, it is found in India. आई जिराफ इंडिया डोंट में थिंक सो। नेचुरली फाउंड इंडिया में हो ही नहीं सकता है लोग। एक जिराफ वाज दैट्स ब्रॉट टू इम्पॉसिबल। इंडिया 150 इयर्स अगो अफ्रीका फ्रॉम में। अफ्रीका। अफ्रीका में। इंडिया में जैगुआर सिर्फ नहीं एक है, ही जगह जिराफ नहीं है, और ऑस्ट्रिच नहीं है, ये सब नहीं हो सकता इंडिया में। पांडा नहीं है, प्यूमा भी नहीं है इंडिया में। पांडा। व्हाट अबाउट नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश? अच्छा, पांडा मतलब वो हाँ मतलब वो पांडा है, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पांडा है। पांडा है। यस। वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल। यस। साइबेरियन टाइगर रशिया के ऊपर सबसे लार्जेस्ट टाइगर आता है। टाइगर बहुत टाइप का होता है, टास्मेनियन टाइगर, बंगाल टाइगर। और सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में, 70% टू 60% इंडिया में। और साइबेरियन टाइगर सबसे बिग टाइगर में से आता है, जो साइबेरियन। और इनका इंडेंजर स्पीसीज में आते हैं, आईयूसी। वेन इंडियंस लेफ्ट देयर फुटप्रिंट और अंटार्कटिका। तो 1981 में 21 मेंबर क्रू साइंटिस्ट को भेजा गया था अंटार्कटिका में। ऑपरेशन गंगोत्री नाम था। वी डिस्कस दिस वन। तो तो वहां पर गंगोत्री, और स्टेशन का नाम क्या है? तो नॉर्थ पोल में हिमाद्री हो गया, साउथ पोल में भारती। तो इंडिया एंगेजमेंट विद द वाइट कॉन्टिनेंट, जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, एज अर्ली 1956। वो क्वेश्चन ऑफ अंटार्कटिका। और अंटार्कटिक कुछ पॉलिसी है इंडिया में मानसी? Yes, we have a policy. आयल हाल फिलहाल में Hmm. अंटार्कटिक एक्ट। उसमें ये कहा गया है कि आप न्यूक्लियर एक्सप्लोशन नहीं कर सकते हो, आप वेस्ट नहीं कर सकते हो, आप एक तरह से डिफेंस हाँ, प्रोग्राम नहीं कर सकते हो militarized अंटार्कटिक में। हाँ, कोई भी right. उसी में। क्योंकि पीसफुल पर्पसेस, अंटार्कटिका ग्लोबल कॉमन है। कॉमन कॉमन, हाँ, इंटायरली फॉर द पीसफुल पर्पसेस एंड फॉर जनरल वेलफेयर। अगर कोई करेगा तो सिर्फ 20 ईयर्स सजा है, और कितना करोड़ रुपया फाइन इस पर लिखा हो। वर्ल्ड फुल ऑफ मिसट्रस्ट, ये वर्ड को एनालाइज करो आंचल। डायमेंशन। It is mainly related to, yes, like disinformation, misinformation, deepfake. इस तरीके से मतलब इसको रिलेट किया जा सकता है, a world full of mistrust. मानसी?